हेलो मित्रों, आज हम लोग संघ और राज्यों के मध्य संबंध के विषय में समझेंगे, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जिसके अंतर्गत कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जिसमें पहला फैक्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अतः भारत में मूलतः संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है। यद्यपि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, किंतु भारत के लिए फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है कि भारतीय संघ संगठक इकाइयों के मध्य किसी संविदा या करार या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका सृजन स्वयं संविधान द्वारा किया गया है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कनाडा के समान ही भारत में भी संघ तथा राज्यों की शक्तियों का संविधान द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है और आपात के दौरान तो यह एक प्रकार से एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए उचित ही नहीं वरन आवश्यक भी है। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके लिए। वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वर्णित किया गया है। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति कब वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? तो ये भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट की स्थिति में होने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अगला है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए? तो ये 2 माह के भीतर अनुमोदित कर दी जानी चाहिए। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लागू किया गया है? तो ये एक बार भी नहीं अब तक लागू नहीं हुआ है, यानी वित्तीय आपात। यदि वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित ना की जाए तो कितने दिन बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो ये 2 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए? तो ये साधारण बहुमत वाले सदस्यों के बहुमत से इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। किस आपात के लागू होने पर संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन व भत्तों में कमी की जा सकती है? तो यह है, वित्तीय आपात के लागू होने के दौरान इनके वेतन व भत्तों में कमी की जा सकती है, जो कि राज्य के अधीन सेवा करने वाले जो राज्य सर्वेंट होते हैं, स्टेट सर्वेंट, तो उनके वित्तीय आपात के दौरान वेतन व भत्तों में कमी की जा सकती है। संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले। वित्तीय आपात के दौरान किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या वित्त विधेयकों को किसके विचार के लिए रखा जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा सकता है। अगला तथ्य है, भारत में मूलतः किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो ये संघीय शासन प्रणाली भारत में मूल रूप से अपनाई गई है। अगला तथ्य है, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा है? तो ये प्रोफेसर केसी हुयर ने कहा है। अर्ध संघीय संविधान की संज्ञा दी है किसने? केसी हुयर ने। संघीय शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? तो ये है, पहला संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है शक्तियों का विभाजन और तीसरा है लिखित संविधान, चौथा है कठोर अथवा
अपरिवर्तनशील संविधान तथा 5वां है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। तो ये संघीय शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षण हैं, ये 5 बिंदु। अगला फैक्ट है, भारत में संघीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला प्रश्न है संचित निधि से संबंधित और इनके लोक खाते जो बनाए जाते हैं उनसे संबंधित। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 आर्टिकल 266 के तहत दिया गया है, जिसके अनुसार भारत की संचित निधि एक ऐसी निधि या कोष है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व को उसके द्वारा लिए गए सभी ऋणों लोन को जो कि उधार द्वारा या ट्रेजरी बिल जारी करके अथवा अर्थोपाय अग्रिमों वेज एंड मीन्स एडवांसेस द्वारा लिए गए हैं तथा उसके द्वारा दिए गए उधारों के प्रतिसंदाय रीपेमेंट से प्राप्त सभी धनराशियों को जमा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय संसद की अनुमति से ही किया जा सकता है। संसद द्वारा इसके लिए विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल पारित किया जाता है। इसी प्रकार एक निधि राज्यों की भी होती है जिसे राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहा जाता है, जिसमें राज्यों को प्राप्त सभी रेवेन्यूज राजस्व उसके द्वारा लिए गए उधारों और उधारों के प्रतिसंदाय रीपेमेंट से प्राप्त धनराशियों को जमा किया जाता है। इस निधि से खर्च की अनुमति राज्य विधानमंडल द्वारा दी जाती है। ये आर्टिकल 266 के अंतर्गत समाहित किया गया है। अगला है लोक खाता या सार्वजनिक खाता पब्लिक अकाउंट्स। अनुच्छेद 266 के खंड 2 के तहत भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है कि भारत के लोक खाते तथा राज्यों के लोक खाते के बारे में प्रावधान दिया गया है। लोक खाता वह खाता होता है जिसमें समुचित सरकार द्वारा प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियों ऑल अदर पब्लिक मनीज को जमा किया जाता है। अतः सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली वह धनराशि जो संचित निधि में जमा नहीं की जाती लोक खाते में जमा की जाती है। जैसे लघु बचतों जमाओं तथा भविष्य निधि के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि को इस निधि में जमा किया जाता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इस खाते में जमा की गई धनराशि सरकार की नहीं होती है। इसके संबंध में वह सिर्फ बैंकर या संरक्षक कस्टोडियन के रूप में कार्य करती है। अतः इस खाते से धन निकालने के लिए जब जमाकर्ता को भुगतान किया जाता है संसद या राज्य विधानमंडल की अनुमति परमिशन आवश्यक नहीं होती है। अब हम देखेंगे इसी से संबंधित आकस्मिक निधि के विषय में। कॉन्टीजेंसी फंड, भारत की आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया अनुच्छेद 267 के खंड 1 के तहत संसद को भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति भी देता है। यह आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति के व्ययनाधीन या खर्च किए जाने वाले या खर्च के लिए रखे जाने वाली अग्रदाय प्रकृति इम्प्रेस्ड नेचर की निधि है या फंड है। इस निधि से ऐसे आकस्मिक और अनअपेक्षित अनफॉरसीन व्यय की पूर्ति की जाती है जिसे संसद के अनुमोदन तक टाला नहीं जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इस निधि से व्यय के लिए संसद की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है, किंतु ऐसे प्रत्येक खर्च को बाद में संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात इस निधि से व्यय धनराशि की भारत की संचित निधि से पूर्ति कर दी जाती है। अनुच्छेद 267 के खंड 2 के तहत राज्य की आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट स्थापित करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है।
राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन होती है तथा राज्य के किसी आकस्मिक और अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति इस निधि से की जाती है। राज्य की आकस्मिक निधि से खर्च की गई धनराशि की बाद में राज्य विधानमंडल की अनुमति से राज्य की संचित निधि से पूर्ति कर दी जाती है। यहाँ पर हम अनुसूची 7 के कुछ प्रमुख विषयों को देखेंगे, जिसमें अनुसूची 7 के अंतर्गत कुल 3 विषयों को रखा जाता है, जिसमें पहला है संघ सूची और दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले संघ सूची। इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय या सब्जेक्ट हैं, तो इसमें है सबसे पहले प्रतिरक्षा। संघ सूची में सबसे पहला प्रतिरक्षा, फिर है विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, युद्ध और शांति, खनिज, बीमा, प्रत्यर्पण, संधि और करार, रेलवे, डाक व तार, समुद्री व हवाई मार्ग, बंदरगाह, बैंक, विदेश व्यापार, जनगणना, स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, आयकर जो कि कृषि से भिन्न होंगे, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, निगम कर, सेवा कर, लॉटरी व अवशिष्ट विषय आदि, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। और हम देखेंगे अब राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उसमें कौन कौन से कार्य या दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये है पहला लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्राम पुलिस सहित, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, ये हम देख रहे हैं स्टेट लिस्ट राज्य सूची, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, दांव, बेटिंग व जुआ, गैम्बलिंग, पशुपालन, सिंचाई, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, पथकर या टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत वो हैं निम्न: दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, वृत्तियां, प्रोफेशन, बांट या माप, इसके अंतर्गत मानकों को नियत किया जाना नहीं है, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विद्युत, कीमत नियंत्रण, कारखाने, फैक्ट्रीज, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, विधि वृत्ति या चिकित्सा वृत्तियां, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं व जन्म मरण पंजीकरण आदि, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं, जो कि अनुसूची 7 में, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में दिए गए हैं। तीनों ये विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका मनन कर लीजिएगा। संभवतः ये परीक्षा में अक्सर पूछे भी जाते हैं कि कौन सा विषय किस सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फैक्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर किया गया है? तो ये अनुच्छेद 245 के तहत किया गया है। संसद को किन राज्य क्षेत्रों के लिए विधि बनाने का अधिकार है? तो संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार है संसद को। अगला है फैक्ट, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का राज्य क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक होता है? तो ये संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग तक होता है। कोई ऐसा राज्य क्षेत्र जो किसी भी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है के संबंध में विधि कौन बनाता है? तो ये संसद
इस संबंध में विधि बनाती है अनुच्छेद 246 के खंड 4 के अंतर्गत। अगला फैक्ट है क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 245 से संबंधित है। कौन सा? क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत। संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुसूची 7 में ऊपर जो हमने अभी बताया है वो ये अनुसूची 7 में किया गया है इनका उल्लेख। भारतीय संविधान में विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित करने संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 3 सूचियों में विभाजित करने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। कौन से अनुच्छेद केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं? अनुच्छेद 245 तथा 246। संसद अथवा राज्य विधानमंडलों को अनुसूची 7 में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 246 के तहत ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है। अगला फैक्ट है संघ सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद को। राज्य सूची के विषयों पर विधि कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल बनाता है। अगला है मूल संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए थे? तो ये कुल 97 विषय उस समय जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इसमें किसमें? संघ सूची में 97 विषय रखे गए थे। गणना की दृष्टि से वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं, जिसमें ध्यान देने योग्य है कि संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 2 का और 92 का और 92 ख तथा 92 ग को जोड़ा गया है तथा अनुच्छेद 33 का लोप किया गया है या इसको हटा दिया गया है। अगला है 88वें संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर, सर्विस टैक्स को किस सूची में रखा गया है? तो ये संघ सूची में रखा गया है सर्विस टैक्स को। अगला है रक्षा, वैदेशिक मामले, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, रेल, बीमा तथा बैंकिंग किस सूची के विषय हैं? तो ये संघ सूची के विषय हैं। मूल संविधान के तहत राज्य सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए थे? तो ये कुल तब उस समय 66 विषय 66 विषय सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए थे मूल संविधान में। अगला है वर्तमान में गणना की दृष्टि से राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो अब 61 विषय हैं, यानी 5 विषय इसमें कम करके 61 रखे गए हैं। किसमें? राज्य सूची में। पहले कितने थे? 66, अब हैं 61। अगला फैक्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, ट्रांसफर किया गया है? तो इसमें पहला है वन, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण तथा चौथा है बांट और माप को। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है या ट्रांसफर कर दिया गया है इन 4 विषयों को। अगला फैक्ट है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्या? समवर्ती सूची। अनुसूची 7 की किस सूची में वर्णित विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ये समवर्ती सूची में इन दोनों को विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार दिया गया है अनुसूची 7 में। अगला फैक्ट है संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा
समवर्ती सूची के किसी विषय पर बनाई गई विधियों में विरोध होने पर किसके द्वारा निर्मित विधि प्रवर्तनीय होती है? तो ये संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रवर्तनीय होती है। अनुच्छेद 254 के अंतर्गत इसको समाहित किया गया है भारतीय संविधान में। अगला है, किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है? तो ये है संघ सूची, जिनके विषयों पर जो कानून बनाता है वो है सिर्फ संसद को ही इसका अधिकार प्राप्त है। तो अगला फैक्ट है, समवर्ती सूची में मूल रूप में कुल कितने विषय थे? तो ये 47 विषय थे उस समय जब संविधान बनकर तैयार हुआ। उसके बाद जो समवर्ती सूची बनी उसमें कुल 47 विषय रखे गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा नवीन विषय या नया विषय जोड़ा गया था? तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि समवर्ती सूची में जोड़े गए अन्य विषय राज्य सूची से ट्रांसफर किए गए हैं। अगला फैक्ट है, वर्तमान में गणना की दृष्टि से समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो ये अब हैं 52 विषय। पहले कितने थे? तो पहले थे 47 विषय, अब बचे हैं 52 विषय। भारत में अवशिष्ट विषयों को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये संघ सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है प्रविष्टि 97 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 248 के तहत ऐसा अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो ये राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 249 के तहत ऐसा अधिकार दिया गया है संसद को। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकती है? तो ऐसी विधि 1 वर्ष तक प्रवर्तन में या चलन में रह सकती है। अगला फैक्ट है, यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन ऑपरेशन में हो तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हो जाता है? तो ये अनुच्छेद 250 के तहत ऐसा अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला फैक्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कब राज्य सूची के विषय किसी विषय पर कानून बना सकती है? जबकि ऐसे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित करके संसद से इसके लिए अनुरोध किया गया हो, प्रार्थना की गई हो। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। अगला फैक्ट है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार को प्रभावी करने के लिए संसद को किसी भी सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। यहाँ तक कि राज्य सूची के विषय पर भी संसद को यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 253 के तहत ऐसा अधिकार दिया गया है। अगला फैक्ट है, भारत की संचित निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 266 के तहत दिया गया है। अगला है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो ये संसद की अनुमति यहाँ पर आवश्यक होती है। किस निधि से धन निकालने के लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है? तो ये भारत की संचित निधि से धन निकासी के संबंध में संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। अगला फैक्ट है, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 267 में दिया गया है आकस्मिक निधि के बारे में प्रोविजन, आर्टिकल 267। अगला फैक्ट है, भारत की आकस्मिक निधि से धन
किसकी अनुमति से खर्च किया जाता है, एक्सपेंसेस किया जाता है। ये राष्ट्रपति की अनुमति से धन को व्यय किया जाता है। किससे? आकस्मिक निधि से। आकस्मिक निधि से व्यय धन की भरपाई किस निधि से की जाती है? तो ये संचित निधि से इसकी भरपाई की जाती है। अगला फैक्ट है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किन विषयों तक है? तो ये उन विषयों तक है जिन पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कार्यपालिकीय अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो ये राज्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कार्यपालिकीय अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। अगला फैक्ट है, संघ के प्रयोजनों के अधिभार आरोपित करने की शक्ति किसे है? तो ये है संसद को, अनुच्छेद 271 के अंतर्गत। अगला फैक्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को सहायता अनुदान ग्रांट्स इन एड दिए जाने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 275 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। कराधान से संबंधित कोई ऐसी विधि जिससे राज्यों के हितों पर प्रभाव पड़ता है, किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी कर या शुल्क के संबंध में शुद्ध आगम नेट प्रोसीड्स की गणना कौन करता है? तो ये करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला फैक्ट है, राज्यों का यह कर्तव्य है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे जिससे कि संघ को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई कठिनाई न हो। राज्यों को यह कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत सौंपा गया है? तो ये अनुच्छेद 257 के तहत ऐसा अधिकार सौंपा गया है या कर्तव्य सौंपा गया है। अगला फैक्ट है, अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण के लिए आवश्यक योजना तैयार करने तथा उन्हें लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश अनुच्छेद 339 के तहत कौन दे सकता है? तो ये केंद्र सरकार ऐसा अधिकार दे सकती है। अगला फैक्ट है, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? तो ये अनुच्छेद 351 के तहत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है। अगला फैक्ट है, किसी ऐसे विषय से संबंधित कोई कृत्य जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के तहत आता है, किसी राज्य को कौन सौंप सकता है? तो ये राष्ट्रपति सौंप सकता है, अनुच्छेद 258 के तहत। केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है? तो ये अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार उधार लेने की शक्ति प्राप्त कर चुका है या इसको शक्ति है। अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार उधार ले सकती है। अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों को भी उधार लेने की शक्ति है। राज्य की शक्ति केंद्र से किस एक बात में मुख्यतः भिन्न है? तो वो है राज्यों को विदेशी सरकार या संस्थाओं से उधार लेने की शक्ति नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जिसमें पहला है, किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये कर सकता है राज्यसभा। और किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 312 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नदी आदि के जल संबंधी विवादों के समाधान हेतु विधि बनाने की शक्ति दी गई है? तो ये अनुच्छेद 262 के तहत ऐसी शक्ति दी गई है। अगला फैक्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये राष्ट्रपति को दिया गया है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो ये मई 1990 में किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। 10 अक्टूबर 1990 को
अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये की थी श्री वीपी सिंह ने, जो कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे। 10 अक्टूबर 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक हुई थी, अध्यक्षता की थी वीपी सिंह जी ने। अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये मार्च 1983 में किया गया था। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया, तो ये मार्च 1983 में किया। अगला फैक्ट है, किस विषय पर सिफारिश देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? तो ये केंद्र और राज्यों के संबंध पर ये सिफारिश देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अगला फैक्ट है, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल सरकारिया आयोग में 3 सदस्य थे। अन्य सदस्यों में थे शिवरमन तथा SR सेन। एक तो स्वयं रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह सरकारिया थे, और एक थे शिवरमन तथा तीसरे थे SR सेन। केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए शीतलवाड़ समिति कब गठित की गई थी? तो ये की गई थी सन 1966 में। केंद्र और राज्यों के संबंध में जो सुझाव देने के लिए समिति बनाई गई दूसरी, तो ये शीतलवाड़ समिति थी, तो इसका गठन हुआ था 1966 में। राज्यों को और अधिक अधिकार देने के संबंध में सुझाव देने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य ने किया था? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया था, तमिलनाडु राज्य ने किया था। अगला है, न्यायमूर्ति MM पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये मार्च 2007 में MM पुंछी की अध्यक्षता में राज्य संबंधों पर विचार के लिए इसका गठन मार्च 2007 में किया गया था। अन्य फैक्ट हैं, जिसमें पहला है, संघ राज्य वित्तीय संबंध के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेदों के तहत किया गया है? तो ये किया गया है भाग 12 अनुच्छेद 264 से 293 के तहत। अगला है, कोई भी कर या टैक्स विधि के प्राधिकार से ही लगाया और वसूला जाएगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 265 के तहत दिया गया है। अगला फैक्ट है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं जिन पर केंद्र द्वारा टैक्स लगाया जाता है? तो ऐसे 14 विषय हैं। और राज्य कुल कितने विषयों पर टैक्स लगाते हैं? तो ये 19 विषयों पर लगाते हैं टैक्स। भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट विषयों पर कर लगाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो केंद्र संसद को दिया गया है। आयकर, इनकम टैक्स, कृषि आय से भिन्न यानी कृषि से जो इनकम होगी उससे इतर जो आयकर होगा वो, और निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा निर्यात शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये संसद के द्वारा लगाया जाता है। अगला है, सेवा कर या सर्विस टैक्स को संघ सूची में कब शामिल किया गया? तो ये सन 2003 में संविधान के 88वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। अगला फैक्ट है, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व वितरण के बारे में किस संविधान संशोधन द्वारा व्यापक परिवर्तन किया गया? तो ये है 80वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 द्वारा। अगला फैक्ट है, किस वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के कारण 80वें संविधान संशोधन किया गया? तो ये 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण 80वां संविधान संशोधन किया गया था, वित्त आयोग की सिफारिश पर। अगला है, वह कौन से 2 टैक्स हैं जिन्हें संघ द्वारा लगाया किंतु राज्य द्वारा वसूला और रखा जाता है? तो ये हैं वस्तुओं क्रय विक्रय पर कर
तथा उसके पारेषण पर कर, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला टैक्स तथा उसके पारेषण यानी रखरखाव पर लिया जाने वाला टैक्स। तो ये है संघ द्वारा लगाया किंतु राज्य द्वारा वसूला जाता है। ये दो प्रकार के टैक्स हैं। इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि एक तो है वस्तुओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाने वाला टैक्स तथा उसके रखरखाव यानी पारेषण पर खर्च किया जाने वाला टैक्स। ये राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है और लगाया जाता है संघ द्वारा। अगला फैक्ट है, भारत में अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किए गए हैं, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। 13वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2007 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में किया गया। संसद द्वारा आयोग के सदस्यों की योग्यताएं तथा चयन की रीति विहित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है, तो ये है वित्त आयोग अधिनियम जो कि 1951 में आया। और 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन वर्ष क्या होगा, तो ये है 2015 से 2020 तक। 14वां वित्त आयोग जो कि ये चलेगा 2015 से 2020 तक, अभी समाप्त हो चुका है। अपडेट कर लीजिएगा। 15वां वित्त आयोग है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। मूल संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 के खंड 1 खंड उपखंड 4 तथा अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का दर्जा प्रदान किया गया था, किंतु 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के खंड 1 उपखंड 4 तथा 31 को निरसित कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है और भाग 12 के तहत एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़कर 300 ए जोड़कर इसके तहत संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 300 ए के अनुसार कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही अपनी संपत्ति से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यहाँ विधि से अभिप्रेरित है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, अतः किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कार्यपालिकीय आदेश द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 300 क के तहत किसी व्यक्ति की संपत्ति अर्जित किए जाने पर प्रतिकर देने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, अतः यदि किसी व्यक्ति को बिना प्रतिकर दिए उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है तो उसे विधि के तहत कोई उपचार प्राप्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति उसके प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में आवेदन नहीं कर सकता, वह केवल अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में ही जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यह अधिकार नागरिक तथा या अनागरिक सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। उपरोक्त अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। वाद और कार्यवाहियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसमें देखेंगे, पहला, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध संस्थित किए जाने वाले वाद और कार्यवाहियों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 300 के तहत दिया गया है। इसके अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कोई केस भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से तथा किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध कोई केस उस राज्य सरकार के नाम से संस्थित किया जाएगा या इनरोल्ड किया जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 300 के तहत भारत संघ तथा राज्यों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक हमारा चैनल YouTube चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और यदि उपरोक्त वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें तथा बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
यथासमय मिल सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।